बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कराची में होने वाले मिलियन मार्च के हवाले से, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप की जानिब से ये मिलियन मार्च जिसका इनेकाद किया गया। पीडीएम की तकरीबन तमाम ही जमातों ने इसमें शिरकत की और इस मार्च में कुछ एजेंडा जो सामने रखा गया था उसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स रखे गए थे। इसको ख़ास तौर पे इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च का नाम दिया गया था। बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस मिलियन मार्च को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली में बिलाल गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। बिलाल साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? अब नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले हमारा राब्ता कायम हो रहा है बिलाल गफ्फार से। हम ये भी जानना चाहेंगे कि यानी ये जो मार्च है ख़ास तौर पे इसमें शाहिद खाकान अब्बासी समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने जो है शिरकत की है पीडीएम के। न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सूबाई वज़ीर सईद गनी और वक़ार मेहदी जो है उन्होंने भी शिरकत की। और न सिर्फ वहाँ जो है इसराइल के हवाले से बात की गई बल्कि स्टील मिल और ऐसे दीगर जो सरकारी इदारे हैं जिसकी निचकारी की बात की जा रही है उनके हवाले से भी बात हुई। जी, इस वक्त हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली जनाब बिलाल गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। जी, वेलकम वेलकम। बिलाल साहब, क्या कहते हैं सर, अब कराची में भी मिलियन मार्च और इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च, लेकिन सर बातें ज्यादातर जो है ना हुकूमत के खिलाफ ही हुई, क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, मुझे तो पता ही समझ में नहीं आता कि ये पीडीएम का एजेंडा क्या है और वो इतनी कंफ्यूज अपोजिशन पार्टीज मैंने अपने पॉलिटिकल करियर में नहीं देखी। तो पहले वो इमरान खान साहब को एक्यूज करता है कि वो यहूदी एजेंट है, फिर कहते हैं कि उनको एस्टेब्लिशमेंट ने जिता दिया, फिर वो कहते हैं कि ये फंडिंग बाहर से करते हैं। साहब, ये मुझे बताएं मौलाना फजल रहमान कि जब वो हुकूमत के साथ थे और नवाज शरीफ के साथ तो नवाज शरीफ ने 2 मरतबा अपने डेलीगेशन इजराइल में भेजे और उनसे डिस्कस किया फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो पहले दिन से कह दिया है कि जब तक फलस्तीन के लोगों का मसला हल नहीं होगा हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते। और ये पीडीएम का ये मौलाना फजल रहमान साहब इस्लाम का साथ चलते हैं, मदरसे के बच्चे से यूज करते हैं, उनके मदारिस हैं उसमें बच्चे उनको वो लाके कहती उनको अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पहले मौलाना फजल रहमान साहब ये तो बताएं कि जो अरबों रुपए की जायदादें इन्होंने बनाई है, जो इनके एसेट डिस्कवर हुए हैं, इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या? वो तो आलिम है ना, वो तो पता नहीं उनको आलिम बोलना भी चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो ये फजल रहमान साहब हैं, ये बताए तो अभी अवाम को कि उन्होंने क्या मेहनत की है, क्या उनके सोर्स ऑफ इनकम है कि इन्होंने अरबों रुपए की जायदादें बना ली है। अब जब उनसे सवाल कर लिया है, जब उनसे नैब ने उनको फंक्शनर बना के भेज दिया है तो हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और अफसोस की बात कि वो हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं उसके थ्रू मदारे के बच्चों के थ्रू। अब आप देखें ये इलेक्शन कमीशन के बाहर इन्होंने एक फॉरेन फंडिंग केस की जब हियरिंग की तो उसके उन्होंने सामने एक प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, एक नाकाम प्रोटेस्ट। उससे ज्यादा तो आम इस दिनों में इस्लामाबाद में ट्रैफिक होती है, तो है ना मुश्किल से कुछ 100 लोग भी जमा कर सके। और फिर वो अपोजिशन की पार्टी से वो तो हमारा ऐसी फोकल प्रोटेस्ट था, फुल फ्लैग हमारा प्रोटेस्ट ही था। उससे पहले आप देखें कि इन्होंने जो लाहौर में जो इन्होंने क्लेम किया था कि ये फाइनल हमारा जलसा होगा, आर या पार होगा, लाहौर की आवाम ने इनको रिजेक्ट किया। तो आवाम अब बातूर हो गई है, आवाम को पता चल गया है कि पीडीएम का क्या एजेंडा है और वो सिर्फ अपनी करप्शन और अपने आप के लिए एक एनआरओ लेने की कोशिश है। इनका एजेंडा सिर्फ यही है कि हुकूमत को ब्लैकमेल करके एनआरओ लिया। सर, तो मतलब जाहिर सी बात है कुछ इस किस्म के बयान तो आए थे ना जिसकी वजह से फिर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज भी किया गया और इस मिलियन मार्च का इनेकाद किया गया। यानी सर, जब तक कोई ना कोई बयानिया नहीं आता उसके बगैर तो ये तमाम चीजें नहीं होती ना, एहतजाज ऐसे तो नहीं होता। क्या कहेंगे आप? देखिए, यही फजल रहमान साहब पिछले मार्च में कह रहे थे
हुकूमत चली जाएगी, फिर कहते हैं कि सितंबर में चली जाएगी, फिर इन्होंने 31 दिसंबर की तारीख दी, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि 31 जनवरी को सब लोग रिजाइन कर देंगे, रेजिग्नेशन भी नहीं है। अब वही पीडीएम की जो दूसरी अलाइज है, पीएमएल है या पीपल्स पार्टी, जो दूसरी जमातें में सेलेक्ट इलेक्शन के लिए भी जा रही हैं, वो एक आपने मशहूर जमाना वो सुना था, आर्या पार हो जाएगा और ये हुकूमत नहीं होगी। और फिर वो जब इन्होंने लास्ट ईयर इन्होंने धरना दिया तो इन्होंने कहा कि जी मुझे यकीन दहानी करवा दी गई है कि हुकूमत नहीं रहेगी। तो ये फजलुर रहमान साहब जवाब देना कि वो किसी तरफ बोल रहे थे कि मुझे यकीन दहानी करवा दी गई है। इनको सिर्फ एक चीज का डर है कि क्योंकि जो हमारा पाकिस्तान के क्राइसिस में था, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो क्राइसिस से निकल रहा है, और अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये अगले 2.5 साल निकाल लिए, जो वो निकालेंगे, तो इनको पता है कि अगले इलेक्शन में इनका कोई पूछने वाला नहीं है। तो सिर्फ इस डर और खौफ की वजह से वो इस मुल्क में अनस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिससे लोग अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए या लोगों में तो खौफ निराश हो। लेकिन अवाम, बाशऊर अवाम अब जान चुकी है और उन्होंने ये जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनका एजेंडा रिजेक्ट कर दिया। अच्छा बिलाल साहब, इस मार्च में जो करारदादें मंजूर हुई उसमें स्टील मिल और दीगर जो सरकारी इदारे हैं जहां से मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है या बर्खास्त किया गया है, इस हवाले से भी बात हुई और ये कहा गया कि जी इन मुलाजमीन का मसला हल किया जाए। जिस तरह आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल के चेयरमैन स्टील मिल हाउस का बाकायदा से एहतजाज जारी है, घेराव जारी है। सर, आप नहीं समझते कि वफाकी हुकूमत को इस किस्म के स्टेप्स लेने से इज्तनाब करना चाहिए था, या ऐसे मौके पर जब एक तरफ पीडीएम की तहरीक भी चल रही है, दूसरी जानिब सरकारी इदारों से लोग निकाले जा रहे हैं, नई नौकरियां तो दूर की बात, जो लोग नौकरियों पे मौजूद हैं उनको भी बरतरफ किया जा रहा है, और वो भी एक दिन के नोटिस पे। क्या कहेंगे सर आप? डॉक्टर साहब, आप भी है ना काफी चीजों पर गहरी नजर रखते हैं। मुझे एक बात बताइए कि स्टील मिल सबसे लॉसेज में, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी हुकूमत के आने से पहले वो लॉसेज में थी नहीं थी और हमने आके इसको लॉस किया? ये 10-12 साल से ये लॉसेज में 2007 में ये प्राइवेटाइज होनी थी, ये प्राइवेटाइज हुई और फिर उसके बाद इसमें कंटिन्यूस लॉसेज है। अब आप मुझे बताएं, आपका इदारा हो और इसमें कंटिन्यूस लॉसेज है, तो तब तक इन एम्प्लॉइज को आप बर्बाद करते हैं। इसको तबाह किया गया है पॉलिटिकल हायरिंग से और पॉलिटिकल सियासी भर्ती से। और हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपना वादा पूरा किया और जो पेंशनर थे उनको गोल्डन हैंडशेक देके 1 गो में 23 बिलियन का पैकेज स्टील मिल के लोगों को हमने जो मुलाजिम है उनको दिया। अच्छा, अब आप देखें कि हमने स्टील मिल की को नाम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, ना इसको बेचने जा रहे हैं, इसको रीवेंटिंग करने जा रहे हैं। और रशिया है, दूसरे ममालिक के लोग हैं जो अपना स्टेट लेना चाहते हैं पाकिस्तान स्टील मिल से, ताकि पाकिस्तान स्टील मिल रिवाइव करें। आप मुझे बताएं ना कि जो प्राइवेट स्टील मिल है वो आजकल रिकॉर्ड प्रॉफिट में है और हमारी जो स्टील मिल है वो 10-12 साल से लॉसेज में थी। क्या वजूहत बनी कि जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है वो लॉसेज में? करप्शन और बैड गवर्नेंस, ये 2 रीजन है जिसकी वजह से हमारे तमाम हुकूमती इदारे जो है वो तबाह हुए हैं। तो हम इसको हमारे फॉरेन पार्टनर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में इसको हम चलाएंगे। इसमें रशियन इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है और इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है, तो इसको हम रिवैम्प करके, और यही लोग, ठीक है, उसको आपको मिल चलाने के लिए आपको टेक्निकल स्टाफ और लोग चाहिए ना, तो यही लोग वापस से नई मैनेजमेंट और नई नया जो सिस्टम बनता है उसके लिए इनको हायर किया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरिट पे होंगे और जो वाकई में जिनके पास एक्सपर्टीज होगी वो वापस पाकिस्तान स्टील मिल में काम करेंगे। सर, आप मेरिट की बात कर रहे हैं, मुझे एक इदारा बता दें जहां 2.5 साल की सर आपकी हुकूमत को हो चुका है, जहां बाकायदा इश्तेहार देके मेरिट पे कोई भर्ती की गई हो। बड़े बड़े इदारे हैं सर, कोर्ट में चैलेंज होते हैं, अदालत की तरफ से ये कहा जाता है कि पिछली हुकूमतों में जो सरबराहान रखे गए थे या आप जो रख रहे हैं, एज रिलैक्सेशन के हवाले से, मराद के हवाले से, अपने पार्टी के ऐसे लोगों को जिनको पार्टी फेवर करना चाहती है इदारों के सरबराह बनाएंगे, तो सर किस तरीके से ये मुल्क चलेगा? क्या फर्क रहा सर पिछली हुकूमत में? अगर मैं पाकिस्तान टेलीविजन की बात करूं, ताउला कासमी साहब को लगाया गया था, सर आपने एक चेयरमैन लगाया, उसकी तकरीर भी चैलेंज हुई, काबीना के पास वापस भेजी गई। सर ये मिसाल आप मुल्क को दे रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि इमरान खान साहब ने कौन सा अपना रिश्तेदार या कौन सा अपना दोस्त किसी सरकारी इदारे में लगाया? इस तरह अभी मैं आपको कराची की बात करता हूँ, आप कहते हैं NIBCD, इसके
मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके सीईओ कौन है? एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नबी उमर के भी है, तो जिनकी मराद 40 से 50 लाख रुपए महीना है। ऐसी आपको बहुत सी मिसालें मिलेंगी कि नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में अपने मर्जी के, अपने मन पसंदीदा लोगों को कहाँ कहाँ उन्होंने अपॉइंटमेंट की। नईम बुखारी साहब को पीटीवी का चेयरमैन लगाई थी और वो भी ऑनरी बेसिस पे। उन्होंने कहा कि मैं कोई सैलरी नहीं लूंगा। तो और आप मुझे बताएं कि एक स्कैंडल आया हो कि जहाँ पे हमने कोई वायलेशन हो गई हो या कोई ऐसी चीजों को जिसमें मेरिट को नहीं देखा गया। आपने देखा कल हमारी पूरी एक पॉलिसी आई है कि जिसमें स्टेट ओन इंस्टीट्यूशन, सर कोर्ट का जो फैसला है ना सर, उसमें साफ तौर से ये कहा गया कि इश्तिहार दिया गया, एज रिलैक्सेशन, एज वेव की गई, जो प्रोसीजर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया था, क्या उसको फॉलो किया गया? आप देखें जो जितने ये एक ओबरा का चेयरमैन है, जस्टिस मॉडर्न है, जितने भी इदारे थे उनका एक बाकायदा फॉलो किया गया है। अभी रिसेंटली आपको है ना इख्तियार दिए गए हैं केसीसी के लिए, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के लिए और बाकी डिपार्टमेंट है, जिनके लिए हमने ये प्रॉपर जो रूल होते हैं जो कि आपको हायरिंग को फॉलो किया है। अभी ओबरा का चेयरमैन है और ओजीडीसी का चेयरमैन है, बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ पे हमारी हायरिंग प्रोसेस है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा अव्वलीन तरजीह है गुड गवर्नेंस, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब आप मुझे ये बताना कि जो हमने जो कल इंस्टीट्यूशनलाइज की बात की है कि सरकारी महकमों में सीनियरिटी के बेसिस पे प्रमोशन नहीं होंगी, परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपकी प्रमोशन होंगी, और ये बहुत बड़ा इंकलाबी स्टेप है जो हमारा पहले दिन से मंसूर था। सब इदारों को, इंस्टीट्यूशन को एक प्रोफेशनल तरीके से चलाएंगे। आप मुझे बताएं ना, पिछले अदवार में क्या होता था? मनपसंद लोगों को प्रमोशन मिल जाती थी, आउट ऑफ द टर्म प्रमोशन मिल जाती थी। तो जब तक गुड गवर्नेंस और करप्शन की ये जो नासूर है, ये जब तक आपके इदारों से खत्म नहीं होंगे और आप गुड गवर्नेंस की तरफ नहीं जाएंगे, तो आपके इदारों में आप उनको टर्न आउट नहीं कर सकेंगे। 1200 अरब रुपए आपके एंटरप्राइजेस को हुकूमती खसारा का सामना करना पड़ता है सालाना। कब तक हुकूमत जो है सब्सिडीज और लॉसेस से बर्दाश्त कर सकेगी? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बिलाल गफ्फार साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिंध असेंबली में पार्लिमानी लीडर बिलाल गफ्फार हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आज जो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप की जानिब से मिलियन मार्च किया गया, जिसे इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च का नाम दिया गया। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के रहनुमा कारी उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, खुशामदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। जी मेहरबानी। कारी साहब, ये मिलियन मार्च जिसको इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च का नाम दिया गया, तो सर हुकूमत की जानिब से तो साफ अल्फाज में कह दिया गया है कि जब तक कि फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता उस वक्त तक इसराइल को मंजूर किए जाने का कोई इम्कान नहीं है। आप क्या कहते हैं सर इस हवाले से? तो अच्छी बात है ना, जब इस तरह के दो मार्च और होंगे तो फिर इंशाल्लाह ये अपना इरादा ही तर्क कर देंगे। लेकिन देखें, बात ये है कि हुकूमत तो उसके अमल से, उसके कौल फेल में वाज़ेह तज़ाद है, और आज कुछ बात कहती है, कल कुछ और कहेगी, आने वाली कल फिर कुछ और कहेगी। तो इस तरह की चीजें, और ये चूंकि हमने जो ऐलान किया था या आज इतना बड़ा इज्तिमा हुआ है, वो इसराइल से नफरत और फलस्तीनियों के से इज़हार यकजहती और उनके हिमायत में था। जाहिर है कि इस जो हमारी मौजूदा जो हम तो उसे असल हुकूमत तस्लीम नहीं करते हैं, ना हुकूमत या सेलेक्टेड हुकूमत जो है वो जब से आई है, यानी अगर इस पे हम जाए तो कोई एक हमेशा
कभी उन्होंने सेनेट में मसला उठाया है, कभी कौमी असम्बली में उठाया है, कभी जो है टॉक शोज पर लोग बिठाए हुए हैं। कहते हैं कि इसमें क्या हर्ज है, अगर कोई इसराइल को तस्लीम कर ले जाए तो इसमें ये फवायद हैं, ये दुनिया से राब्ते होंगे, हमें माशी खुशहाली आएगी और वगैरह वगैरह। और इस तरीके से कई उनके जो जब से आए हैं पहला इकदाम उन्होंने किया तो वो मियां आतिफ का किया, उसके बाद फिर दूसरे नंबर आसिया मलूना के हवाले से जो जिस बाइज्जत तरीके से उसको भेजा गया और फिर पूरी दुनिया में और यहूदियत ने जिस तरीके से उसका इस्तेकबाल किया और उसको, यानी अब कोई एक ऐसी बात नहीं है कि ये तो कहने को बड़ा आसान है कि हुकूमत तो ऐसी बात नहीं कर रही है, हुकूमत ये कह रही है, लेकिन हुकूमत अमल से ये जाहिर करे। यहाँ इसराइली जहाज क्यों आता है, इसराइल के लिए जो इसराइली आमद और रफ्त के हवाले से क्यों सहूलतें दी जा रही हैं लोगों को, तो ये सारी चीजें हैं कि और फिर ये है कि ये एक दुनिया कुफर का और अमेरिका और इस तरह का एक मंसूबा है कि अब आहिस्ते आहिस्ते पहले अरब ममालिक के कुछ रियासतों से कुछ ममालिक से उसको तस्लीम करवाया, तो इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम ने इसके खिलाफ जो है नफरत का इजहार किया है और नामंजूरी और इसराइल की हिमायत के खिलाफ जो है मुजाहिरा किया है। और ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा उस वक्त तक कि जब तक फलस्तीनियों को उनके हुकूक नहीं दिए जाते हैं और फलस्तीनियों की जो चूंकि इसराइल तो वहाँ काबिल है, जब ये कब्जा खत्म नहीं होता है तो ये वक्तन फौकन ये सिलसिला जारी रहेगा। और यहाँ जब हमारे हुक्मरान जब तक ये मुकम्मल तौर पे, तो पहले क्यों ऐसी बातें नहीं थी, इससे पहले भी तो हुकूमतें गुजरी हैं, तो ये इस हवाले से इस्लाम क्योंकि हम समझ रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के तमाम इक़दाम जो हैं या उनके वो मशकूक हैं और वो ये माहौल पैदा कर रही है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। कारी साहब, माजी में भी मतलब इस वक्त जो आपके इत्तेहादी हैं, माजी में जब हुकूमत में रहे तो आपको बिल्कुल याद होगा कि जो कौमी असम्बली के जो हल्फ होता है उसमें से हल्फनामे के बजाय यानी हल्फिया बयान के बजाय एक डिक्लेरेशन कर दिया गया था। बाद में इंक्वायरी हुई, एक दूसरे पे लोग मलबा डालते रहे लेकिन कुछ सामने नहीं आया। सर वो तो आज आपके इत्तेहादी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले। देखिए हमने उसमें भी जो वो हरकत जो थी वो भी दो अफराद की थी, एक जो मौजूदा हमारे वजीर ताकीम है, ये उस कमेटी के मेंबर थे, और एक उस वक्त जो एक वजीर ममलिकत थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, इनका कारनामा था। और उस पर हमने उसी वक्त बावजूद इसके कि हम अगर इत्तेहादी थे तो हमने वक्त उस पर नोटिस लिया और यहाँ तक कि जब तक 24 घंटे के अंदर अंदर वो तब्दीली वो नहीं हुई थी, उसको दुरुस्त नहीं किया था, तो हम एहतजाज में रहे। तो हम तो किसी भी, वो चाहे हमारे इत्तेहादी हों या गैर इत्तेहादी, नजरियात के हवाले से कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती है। और हम जब हम खुद एक चीज के दाई हैं तो वो हमारे सामने इससे कोई सरोकार नहीं है कि वो हमारे इत्तेहादी अगर करेंगे तो उसके लिए हम अंदर गोशा है, ऐसी कोई बात नहीं है। कारी साहब, आप समझते हैं कि ये इतनी बड़ी चीज, ये मामूली टाइपोग्राफिकल मिस्टेक थी उस वक्त, या जिस तरह कहा गया, क्या बगैर पार्टी सरबराह के वज़ीर आज़म की पूरी आ नहीं रही है? जी मैं कह रहा हूँ सर, जिस तरीके से उस वक्त इसको ही कहा गया कि टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो गई, एक दो लोगों पे मलबा डाल दिया गया, तो आप समझते हैं सर कि बगैर पार्टी सरबराह की नॉलेज के, उसके अप्रूवल के बगैर या वज़ीर आज़म के अप्रूवल के बगैर इतनी बड़ी चीज ऐवान में पेश की जा सकती है? मैं ये नहीं कहता हूँ, मैंने तो ये कहा ना कि उस कमेटी में जो लोग थे वो हरकत इन दो की थी,
बाकी अगर हुकूमत ने या फिर कौमी असम्बली में ये मसला आया तो हमने बरमला उसकी मुखालिफत की और जी। उसको हमने दुरुस्त करवाया। तो मैं ये तो मैं कह चुका हूँ अपनी बात के, ठीक। जब हुकूमत ने इस तरह किया तो हमने उसको दुरुस्त करवाया और हम इनसे बैठे कि जब वो मसला हल हुआ। और सिर्फ वो नहीं कि उसमें जब हमने तारीफ शुरू की तो उसके साथ और बहुत सारी ऐसे छुपे हुए मसाइल थे कि वो दबे हुए थे, वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सब हमने हल करवाया उनसे। कारी साहब, आज जो करारदादें पेश की गई हैं या जो मंजूर हुई हैं, सर उनके हवाले से जानना चाहेंगे कि इस यानी खास तौर पे इसराइल और इसके अलावा और भी करारदादें हैं जो कि मंजूर हुई हैं, क्या कहेंगे आप? जी जी सर, करारदादें कौन कौन सी और मंजूर हुई हैं? जिस तरह सरकारी जो इदारे हैं उसमें मुलाजमीन का जो मसला है, वो स्टील मिल है, PIA है, रेडियो पाकिस्तान या पृथ्वी और इस तरीके से कई ऐसे इदारों से जो मुलाजमीन को निकाला जा रहा है, उनके सवाल से करारदादें मंजूर हुई हैं। और फिर उसके साथ साथ जो सिंध के जो जजायर हैं उन्हें कब्जा जो मरकजी हुकूमत से कब्जा कर रही है, विफाक उससे कब्जा जमा रहा है, उसके खिलाफ करारदाद सिंध की तकसीम के हवाले से करारदाद आई है कि हम इसको नहीं होने देंगे और उसकी मुखालिफत की जाएगी। तो उस तरह फिर अवामी मसाइल के हवाले से इस वक्त जो बेरोजगारी है, महंगाई है, तो इस हवाले से करारदाद भी आई है। तो ये सबके करारदाद आई। ठीक। तो सर, समझते हैं कि इस मसले को हल किया जा सकता है या हुकूमत हल कर लेगी, या आप समझते हैं कि जो मुख्तलिफ इदारों की जो प्राइवेटाइजेशन है, जिस तरह अब ये कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान टेलीविजन को उस लिस्ट से निकाल दिया गया है, लेकिन बाकी जो इदारे हैं, PIA है या पाकिस्तान स्टील है या ऐसे दीगर इदारे जो हैं, वो अब भी लिस्ट में शामिल हैं और उन्हें हुकूमत पुख्ता इरादा रखती है कि इन तमाम इदारों को प्राइवेटाइज किया जाए या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से इसको चलाया जाए। देखिए जी, असल में मसला ये है कि जो कानूनी तकाजे पूरे की बगैर जो भी कार्रवाई की जा रही है, जमीयतुल इस्लाम ने हर दौर में उसकी मुखालिफत की है। और अब भी हमने इतने बड़े इज्तिमा में जब उनके हक में करारदादें हम मंजूर करवाई हैं तो वो इसीलिए, और इससे जरूरत अगर आगे बढ़ेगी तो उनकी तहरीक का हम हिस्सा होंगे। और हमने वाज़ेह किया है, हम जो जहाँ मुतासरीन रहते हैं, हमारे लोग वहाँ पहुँचे हैं, हमारी जमात सूबाई जमात पहुँची है और उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि आपके मसाइल के हल के लिए हम आपके शाना बशाना होंगे, चाहे उसमें एहतजाज का रास्ता अपनाया जाए, तहरीक चलाई जाए। और यही इसी तरीके से मसाइल हल किए जाते हैं, क्योंकि जाहिर है कि जो कोई इस किस्म का जुल्म करता है तो जुल्म के खिलाफ आवाज आएगी तो उससे जुल्म से रोका जाएगा। कारी साहब, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? यानी आप क्या चाहते हैं? अगर तो जिस तरह कहा जा रहा है कि ठीक है, इन कैमरा ट्रायल या कैमरा ट्रायल भी अगर किया जाता है तो उस पर भी शायद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना स्टैंस जो है वो तब्दील कर ले, क्या कहते हैं आप? लेकिन जी, पिछले 6 साल से ये मसला जो है अल्तवा का शिकार है और कहने को तो बड़े आसानी से हमारे यूटन साहब जो है वो कह जाते हैं कि मैं ये कर दूंगा। कल उन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि ओपन ट्रायल होने चाहिए और ये, लेकिन अल्लाह करे कि ये करें इस तरीके से। तो लिहाजा क्योंकि इन्होंने जो फंड इनको पास आया, इनके पास जमा हुआ है, आया है, वो इसराइल से भी आया है, हिंदुस्तान से भी आया है और अमेरिका से भी आया है। तो जाहिर है कि और वो इन्होंने छुपाया हुआ है। और ये मैंने और आपने और किसी दूसरे ने नहीं कहा, सबसे पहले PTI के बानी अरकान में से उनका PTI का रुकन जो है वो खड़ा है और वो आज भी कहता है कि मैं पार्टी में रहकर गलत इक़दामात की मुखालिफत कर रहा हूँ और मैंने इन मसाइल को उठाया है।
और कहता है कि मैंने उसी वक्त जो है अपने चेयरमैन साहब को खत लिखा था। तो अब जाहिर है कि जब मसला उठाया है और ये दबा रहे हैं, तो हम इलेक्शन कमीशन से हमने मुतालबा किया है। इस वक्त परसों एहतजाज हुआ है और ये एहतजाज का आगाज है। अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो संजीदा नहीं लेगा इस एहतजाज को, तो ये सिलसिला और बढ़ेगा। अब तो तारीख जारी है, इस तरह इनको नहीं छोड़ा जाएगा कि खुद तो करप्शन करें, खुद सब कुछ करें, वो जो जायज है, और दूसरों को नहीं भी है तो उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए। तो इस तरह तो खैर मुल्क नहीं चला करता है और नहीं चल सकता है, न इस तरह हुकूमत चलती है। तो इसलिए अब आगाज हुआ है और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। और इनको ये जो पीडीएम की जो तहरीक है, ये बहुत सारी चीजें उसके सामने आएंगी और इनको आखिर घुटने टेकने पड़ेंगे। सर, मौलाना साहब ने अपने खिताब में खास तौर पे फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इसराइल और भारत का जिक्र किया। सर, आपकी भी नॉलेज में होगा, कारी साहब के साबिक वज़ीर आज़म और यानी जो सरबरा मुस्लिम लीग नवाज के रहे हैं, नवाज शरीफ साहब, उनके सर बड़े गहरे ताल्लुकात रहे भारत के साथ, बड़ी दोस्ताना, यानी मुख्तलिफ निजी तकरीबात में बगैर वीज़ा के प्राइवेट प्लेन्स पे लोगों का आना जाना और तमाम चीज़ें, मेरे ख्याल में जितने अच्छे ताल्लुकात यानी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के रहे हैं भारत से, और किसी देखें गुजारिश ये है कि एक तो सियासी ताल्लुकात होते हैं और वो पड़ोसी ममालिक के हवाले से जो भी वो एक उसके भी अपने एक मेयार होता है। और इस वक्त तो बात यह है कि जो शख्स इलेक्शन से पहले कि मोदी के बारे में ये कहे कि मैं दुआ है मेरी, मैं दुआ करता हूँ कि वो कामयाब हो और मसला कश्मीर हल हो। जो मसला कश्मीर हल हुआ, आपने देखा, मैंने देखा, दुनिया ने देखा किस तरीके से हल हुआ। और फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मैं नहीं चाहूंगा कि अब नवाज शरीफ के और उनके मसाइल जो हों वो आपको नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून से ये सवालात हो सकते हैं, वही उसके जवाब देंगे। हम तो उसूली तौर पर ये जरूर कहेंगे कि वो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, आसिफ अली जरदारी हो, कोई भी हो, जैद बकर, कि जो मुल्क के खिलाफ किसी के साथ भी उस मुल्क के दुश्मनों के साथ ताल्लुकात या दोस्तियां या उनके लिए दुआएं करेगा तो हम उसके खिलाफ कहेंगे। और फिर मुझे आप ये बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदुस्तान ने कभी पाकिस्तान में पीटीआई के अलावा किसी और जमात को फंड दिया है? क्योंकि कोई चीज छुट्टी तो नहीं है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो फिर बताएं। अब अगर नहीं हो सकता है तो फिर ये इनको आखिर उसका जवाब तो देना होगा ना। कारी साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि फॉरेन फंडिंग केस में यानी आपका ये कहना है कि अगर दूसरी जमातें भी मुलविस निकलती हैं, क्योंकि भारत और इसराइल की बात प्रोमिनेंटली की जा रही है, तो अगर इन ममालिक से किसी और दूसरी जमात को भी फंडिंग मिली हो तो क्या फिर आपका मौक़िफ़, आपकी जमात का ये होगा कि उस पार्टी को कलअदम करार दिया जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि उस जो फंडिंग की वो तो सामने है, उसकी तहकीकात की जाए। उसके लिए जो कानूनी तकाज़े हैं, कानून जो कहता है वो तो फिर उस पे अमल किए जाए। लेकिन पहले तो उसका मुजरिम का तायुन तो हो, मुजरिम का तायुन हो जाए तो उसके बाद फिर उसके लिए कहा जाएगा कि अब ये इसका ये जुर्म जो है ये किस नौयत का है और इसके लिए क्या होना चाहिए। पहले तो कम से कम उसका तायुन हो, जो इनकार हो रहा है उस इनकार को तो उस पर लाए, वो साजिद तो यानी उसका तायुन तो हो जाए। अच्छा सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो अगला मार्च है वो 5 फरवरी को कश्मीर यकजहती के लिए उसका इनेकाद का ऐलान किया गया। ये 5 फरवरी को चूंकि कश्मीर डे है, उसके हवाले से मुल्क भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती और ये जो मजालिम हुए और फिर जो कश्मीर का
सौदा किया गया है उसके खिलाफ जो है वो किए जाएंगे, इज्तिमात होंगे। बड़ा इज्तिमा जो है वो लियाकत बाग रावलपिंडी में होगा और उसके अलावा तमाम जिसमें मरकजी क़यादत शरीक होगी और उसके अलावा जो है तमाम दिल्ली हेडक्वार्टर्स में मुल्क भर के इज्तिमात होंगे। और सर 9 फरवरी को हैदराबाद में भी जो है मार्च और 9 फरवरी को हैदराबाद में होगा। जी अच्छा सर, आपसे बस लास्ट एक आध सवाल करना चाहूँगा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर इस वक्त कोरोना की जो सिचुएशन ना सिर्फ पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में है, जाहिर सी बात है कंट्रोल भी नहीं है, मतलब हम इसे बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी सर खतरनाक हद तक फैल ज़रूर रहा है। तो सर क्या मतलब आप नहीं समझते कि इस वक्त थोड़े से इज्तिमात को या जलसों को रिस्ट्रिक्ट किया जाए और लोगों की सेहत या उनकी जान जो है वो सबसे पहले मुकद्दम होनी चाहिए, उसके बाद सर चीज़ें तो चली रही हैं, जाहिर सी बात है, एहतजाज, सियासत, तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, कोरोना के हवाले से तो हम यही कहेंगे कि जो एहतियाती तदाबीर हैं वो होनी चाहिए। और मैं आपने नहीं देखा हो तो मैं तो खुद स्टेज पे बैठा वो पहना हुआ था, मास्क मैंने पहना हुआ था और बहुत सारे लोगों ने वो एहतियाती तदाबीर जिस हद तक हो मुमकिन हो सकती है वो की जाती है और की होनी चाहिए। इसमें कोई, क्योंकि बीमारी बहरहाल बीमारी है तो उसके हवाले से तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उससे मुखालिफत करते हैं, लेकिन बाकी जो मसाइल हैं, मामलात हैं, वो अपनी जगह पर उनको भी चलाना होगा और कोरोना से एहतियाती तदाबीर को भी करना होगा। ठीक है, नहीं आप समझते हैं कि अगर एहतियाती तदाबीर के साथ जितनी मुमकिन हो सके उतनी होनी चाहिए? सर स्टेज पे तो लोग मास्क पहन लेते हैं, होनी चाहिए, होनी चाहिए और हम खुद करते हैं एहतियात कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं। ठीक है, यानी मतलब क्योंकि सर जो आम परसेप्शन जाता है ज़्यादातर मजहबी जमातों का, तो उसमें सर जाहिर सी बात है एक सोच ये भी होती है कि जी बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से दी जाती है, तो अगर एहतियात ना भी की जाए, लिखा हुआ है तो बीमार होगा इंसान। नहीं, ये तो कभी भी ये इसमें तो शक नहीं है कि हम ये तो कहते हैं कि बीमारियां, सेहत और ये दोनों अल्लाह की तरफ से हैं, बीमारी भी और सेहत भी। सेहत की नेमत, बीमारी की नेमत और रहमत ये अल्लाह की तरफ से है, हमने उसे हम तस्लीम करते हैं और लेकिन उससे एहतियात भी जो है वो भी शरीयत का हुक्म है, हम इससे इनकार तो नहीं कर रहे हैं। मैं खुद इसका शिकार भी हुआ था और उसके वो भी कर रहा हूँ, एहतियात भी कर रहा हूँ अपने अपने इलाकों में या अपने अपने मसाजिद और मदारिस में बाकायदा उसका हम एहतमाम करते हैं और इज्तिमात में भी एहतमाम करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कारी उस्मान साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप कारी उस्मान साहब हमारे साथ ऑनलाइन फ़ोन लाइन पे मौजूद थे। इनका ये कहना था कि जो यानी कोरोना की वजह से SOPs जो उनको फॉलो किया जा रहा है और जिस हद तक मुमकिन होता है स्टेज पर भी कोशिश की जाती है कि SOPs को फॉलो किया जाए और साथ ही साथ जो लोग बैठे होते हैं उनको भी ये ताकीद की जाती है कि SOPs को फॉलो करें। बहरहाल नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इक़बाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।